सभी विद्यार्थी मैथ्स में सरलीकरण का जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसमें और महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही अच्छे साबित होंगे। देखते हैं, क्वेश्चन है एक व्यक्ति को लक्ष्य पर निशाना लगाने के लिए प्रत्येक बार 1 रुपया, कितने रुपए? 1 रुपया मिलता है तथा निशाना चूकने पर उसे 1 रुपया देना पड़ता है, उसे 1 रुपया देना पड़ता है। 100 बार निशाना लगाने पर उससे 30 रुपये मिले। 100 बार निशाना लगाने पर उसे 30 रुपये मिले। कितनी बार उसका निशाना चूका? कितनी बार उसका निशाना चूका? कितनी बार उसका निशाना चूका? अब देखना, एक व्यक्ति लक्ष्य पर निशाना लगाने के लिए प्रत्येक बार जैसे निशाना लगाएगा सही तो 1 रुपया मिलेगा, और निशाना चूकेगा तो 1 रुपया उसको उल्टा जेब से देना पड़ेगी। 100 बार निशाना लगाने पर उसे 30 रुपये मिले, ध्यान रखना। तो हम मान लेंगे यहाँ पर हल चल रहा है, माना कि 1 बार निशाना चूका। कितनी बार निशाना चूका? 1 बार निशाना चूका, और 100 बार निशाना लगाने पर उससे 30 रुपये मिले। अब ये ध्यान रखना आपको, तो निशाना लगा कितनी बार? तो 100 बार टोटल निशाना लगाया उसने, तो निशाना लगा तो 100 माइनस 1 बार, तो चूकने वाला भी दिखाना उसमें। 1 बार निशाना चूका तो निशाना टोटल चूके और निशाना लगाया, वो दोनों कंडीशन कितनी बार हुई? 100 बार। अब प्रत्येक बार अब देखना उसे कितने रुपए मिल रहा है? 30 रुपये। जब निशाना लगा तो 100 बार लगा, 100 माइनस 1 बार लगा तो उसको 1 रुपये मिला, माइनस चूका कितनी बार? 1 बार, और जब चूक रहा तब भी 1 रुपये दे रहा, तो टोटल कितने? 30 रुपये मिले। 100 बार निशाना लाने पर उससे कितने रुपए मिले? 30 रुपये। कितने रुपए मिले? 30 रुपये। अब ध्यान देना, यहाँ पर हुआ है 100 माइनस x बराबर 30, ठीक है। अब 100 बार निशाना लाने पर उससे 30 रुपये मिले। कितने रुपए? 100 बार निशाना लगा रहा तब कितने रुपए मिल रहा है उसको? 30 रुपये। कितने रुपए मिल रहे हैं? 30 रुपये। 100 माइनस x 2x हो जाएंगे 30, ठीक है। 100, अब ये 30 इधर आ जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, 2x उधर चले जाएंगे, प्लस के हुए 70 बचे। 2x 70 बटे 2, x 2 एकम 2, 2 3 6 2 5 10 35। अब वही पूछ रहे थे निशाना कितनी बार चूका, तो निशाना 1 बार चूका, x मतलब 35 बार चूका। निशाना कितनी बार चूका? x बराबर 35। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। चूका हुआ निशाना यही है, ठीक है। निशाना कितनी बार चूका? 35 बार। अगर वो निशाना लगाने की बोलते कितनी बार लगेगा, तो 100 माइनस 35 कर देंगे, तो अपने आप पता लग जाएगा।
लग जाएगा नहीं लग जाएगा, ये मान के चलो यहाँ पर 65 आ जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में आते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखना, एक पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति सभी उपस्थित व्यक्तियों से हाथ मिलाता है। यदि कुल हैंडशेक 66 हुए हो तो पार्टी में कितने व्यक्ति थे? अब देखना, एक पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति सभी उपस्थित व्यक्तियों के साथ में, जैसे आज मैं किसी पार्टी में जाऊंगा या आप जा रहे हैं, तो किसी ने, आप एक अकेले खुद ही हो तो आप कितने लोगों से हाथ मिला रहे हैं ये तो आपको पता नहीं, काउंट थोड़ी करते हैं। तो हाथ मिलाते हैं, यदि हैंड शेक 66 हुआ, अब अपन ने काउंट कर लिए कि यार मैंने आज 25 लोग मिले थे मुझे इस पार्टी में, 25 से मैंने हाथ मिला हैंड शेक, तो 25 बार हुए। अब जैसे 66 हो रहे हैं, यहाँ पर पार्टी में कितने व्यक्ति थे, अब वो व्यक्ति को थोड़ा पता है अपन को, हो सकता है एक ही व्यक्ति से अपन ने दोनों हाथ मिला लिए हो, ये भी कंफर्म नहीं है ना। तो यहाँ पर जैसे एक पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति सभी उपस्थित व्यक्ति हाथ मिलाता है, तो कुल हैंडशेक 66 हुए हो तो पार्टी में कितने व्यक्ति, अपन यानी 2 व्यक्ति हाथ मिलाएंगे, 2 व्यक्ति क्या मिलाते हैं, इस तरह का फॉर्मूला होता है। और टोटल हैंडशेक कितने हुए, 66, कितने हुए, 66। अब इसका मतलब ये है कि n-1/2 बराबर 66। ठीक है, मतलब n और n-1 व्यक्ति, जैसे अपन हाथ मिलाएंगे तो एक व्यक्ति कम होता चला जाएगा। अब अपन को ये पता नहीं कि क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा n² - n, ठीक है, बराबर 66 × 2, n² - n, 6 दूनी 12, माइनस के उधर आ जाएंगे, 6 दूनी 12 और 1 13, 0। अब यहाँ पर n² और 132 कितने होते हैं, अपन यहाँ आवाज गुणनखंड से पता लगा लो, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 3 6, 2 3 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 11 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, मतलब 12n + 11n बराबर -132 बराबर 0। ठीक है, ये इससे हम आवाज गुणनखंड से पता लगा लेते हैं कौन कौन सी संख्याओं का माइनस प्लस होगा। 12 में से 11 गया तो एक -n बचेगा, यहाँ पर माइनस के 132 n² आना चाहिए, तो 12 और 11 गुणा करोगे तो माइनस का 132 n² बन जाएगा। n यहाँ से निकल जाएगा, n-12 बचेगा, यहाँ से n- हो गया +11 n-12 बराबर 0। n-12 दोनों जगह सेम है तो कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर n बचेगा, यहाँ पर 11 बचेगा। n-12 बराबर 0 और एक बनेगा n + 11 बराबर 0, एक बनेगा n बराबर 12 और एक बनेगा n बराबर -11, तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो ये तो नहीं होगा। तो टोटल n बराबर क्या है, 12। मतलब पार्टी में कितने व्यक्ति थे, पार्टी में
12 व्यक्ति थे। कितने व्यक्ति थे? 12 व्यक्ति थे और उसने हैंडशेक किए 66 हो गए, ठीक है। तो अब सीधी सी बात है, देखो हैंडशेक कितनी बार कैसे कर सकते हैं आपस में व्यक्ति, आपने उससे कर लिए, किसी और ने उससे कर लिए, दूसरे से कर लिए, इस तरह अलग अलग व्यक्ति से कर लिए, किसी ने मर्जी नहीं करा। लेकिन पार्टी में व्यक्ति कितने को टोटल अपन पता लगा लेते हैं इस फॉर्मूले से, ये ध्यान रखना। तो n-1/2 और बराबर कितने हैंडशेक हुए वो इधर पार्टी में व्यक्ति थे। अब आप ये व्यक्ति संख्या होती है ना, आगे संख्या, अगर कभी व्यक्ति संख्या देते और वही कहते कितने हैंडशेक हुए, तब अपने को ये ज्ञात करना देता है। तो सीधी सी बात है, जो ज्ञात करना देता है फिर उसको और कुछ मानेंगे। यहाँ पर पार्टी में जो व्यक्ति थे एन की जगह पर जो पार्टी में व्यक्ति थे वो रख देंगे, तो यहाँ पर कुछ और मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, कुछ भी मान लेंगे। तो इस प्रकार से हमको ये प्रश्न करने रहते हैं, ठीक है। परीक्षा में आ चुके हैं ये वाले प्रश्न, कई बार आ जाते हैं। अभी आगे एक आगामी जो एग्जाम है शिक्षक भर्ती से संबंधित या पुलिस में राजस्थान से संबंधित, उनमें परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछ लिए जा सकते हैं। जब एक गेंद को कुछ ऊंचाई से गिरती है, जब एक गेंद कुछ ऊंचाई से गिरती है तो यह धरती से टकरा कर 3/4 भाग तक उछलती है। यदि किसी गेंद का 32 मीटर ऊंचाई, यदि किसी गेंद को 32 मीटर ऊंचाई से गिराया जाए तो अपने तीसरे उछाल में यह कितनी ऊंचाई तय करेगी, यह कितनी ऊंचाई तय करेगी। अब देखना, एक गेंद को कुछ ऊंचाई से गिराते हैं, मतलब जैसे आपने आप कितनी ऊंचाई से गिरा रहे हैं, 32 मीटर की ऊंचाई से गिरा रहे हैं, माना गिरा दिया ऐसे 32 मीटर ऊंचाई से, आपने एक बार गिराया तो 3/4 भाग तक उछली। अगली बार आपने फेंका, हो सकता है कम उछली, ज्यादा उछली, तीसरी बार में फिर फेंका, क्या पता कम उछली ज्यादा उछली, पता लगाएंगे आप। तो एक गेंद, किसी गेंद की ऊंचाई कितनी ऊंचाई से गिरा रही, 32 मीटर ऊंचाई से। कितनी ऊंचाई से गिरा रहे हैं, 32 मीटर ऊंचाई से। अब पहली बार गिरा रहे हैं अपन, कितनी बार गिरा रहे हैं, धरती से टकराएगी। अब ये जैसे गिरेगी गेंद, गिराएंगे एक गेंद को, और पहली बार जब गिरेगी तो पहली बार गिरी तो 32 गुणा कितना भाग गिर रही है, 3/4 भाग तक उछली। गिरकर जैसे अब गिरेगी, टप्पा खाएगी, ऊपर उछलेगी, तो 4/32 आती है 24, मतलब पहली बार में गिरी और कितनी ऊंचाई तक गई, 24 मीटर तक ऊंचाई पे गई है उछल के। दूसरी बार गिरी, अब कितनी ऊंचाई तक जाएगी, तो 24। अब पहली बार में जो गिरा तो उसके भाग से अब दूसरा टप्पा खाएगी, कितना खाएगी, वो 3/4 भाग खाएगी। कितना खाएगी, 3/4 भाग, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 छंग 24, 18 मीटर तक, 18 मीटर उछली। जैसे एक बार गेंद तो एक बार गिरा है, इसी गेंद को कुछ ऊंचाई से गिराते हैं, ये पहली धरती से टकरा 3/4 भाग तक। यदि किसी गेंद को 32 मीटर ऊंचाई से गिराया जाए तो वह अपने तीसरे उछाल में ये कितनी ऊंचाई तय करेगी। तो अब ना उछाल मतलब ये है कि पहली बार जैसे गिरा दिया
तो गेंद टकराई धरती पे, ऊपर तक गई, फिर दोबारा टपकी वहीं से ही, फिर टकरा के थोड़ा कम दूरी तक ही आ पाई ऊपर। फिर नेक्स्ट वाली कंडीशन में तीसरी बार गिरी तो कितनी उछाल आएगी? अब जो 18 मीटर तक गई थी दूसरी उछाल में, उसका 3/4 भाग, तो 2 दूनी 4, 2 नाम 18, होती है 27/2 मीटर। अब इसी में 2 एकम 2, 2 3 6, 13 सही, 13.5 मीटर तक उछलेगी। तीसरी उछाल में गेंद कितनी ऊंचाई तय करेगी? 13.5 मीटर ऊंचाई तय करेगी। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षा में आ जाते हैं, ध्यान रखना। अब ये बात थी, सवाल लिखने में थोड़ा टाइम लगता है अपने को। प्रश्न के अपन क्या है, साधारण बोर्ड है अपना, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं जिसपे क्या है वह क्लिक करा और सवाल आ गया और साहब आंसर कर दिए फटाक से हुआ है। तो अब बात वही है कि अपना जो पहले की, जिसे अपन पहले पढ़ते थे उसी तरह पढ़ा रहे हैं। एक विद्यार्थी को 2⁵ और 9⁵ लिखने को कहा गया, परंतु उसने 2592 लिख दिया। क्या लिख दिया? 2592 लिख दिया। इन दोनों में कितना संख्यात्मक अंतर है? इन दोनों में कितना संख्यात्मक अंतर है? अब देखना ध्यान से। एक विद्यार्थी को 2⁵5 और गुणा, डॉट का मतलब ये होता है गुणा, और 9⁵2 लिखने को कहा गया, लेकिन उसने गलती से 2592 लिख दिया। उसने क्या लिख दिया? गलती से 2592 लिख दिया। अब 2⁵5 को अपन ओपन करें तो ऐसे लिखना पड़ेगी, अपने को लिखना पड़ेगी, नहीं लिखना पड़ेगी? 9⁵2 मतलब 9 ऐसे लिखना पड़ेगी, 2592। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 16, 16 दूनी 32, 32 गुणा 9 9 81 बराबर 2592। इनका गुणा करेंगे तो यहाँ पर भी क्या आएगा करके देखते हैं अपन। 32 गुणा 81, 32 एकम 32, 8 दूनी 16 और 8 3 24 और 1 25, 2 और 6 और 3 9 5, 2592। अब वो कह रहे हैं इन दोनों में कितना संख्यात्मक अंतर? तो 2592 में से क्या घटा दो? 2592 घटा दो, संख्यात्मक अंतर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को हमको इस तरह से ही करना है। आप सब लोग अच्छे से देख लीजिए। किसी संख्या में से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर 320 प्राप्त होता है। वह संख्या कितनी है? वह संख्या कितनी है? अब देना, किसी संख्या में से 600 के 75%, किसी संख्या, तो माना वह संख्या 1 से, अब किसी संख्या में से 600 के 75% का 2/3
घटाने पर 320 प्राप्त होता है। ठीक है, किसी संख्या में से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर 320 प्राप्त होता है। तो x बराबर 100 से 600 कट जाएंगे, 3 दूनी 6, 2 दूनी क्या हो जाएंगे 4, 320। x बराबर 320 प्लस 4, 75 भी है ना अपने पास है, तो वो मिस्टेक हो गई। 75 बड़ा 320, 4 5 20, 4 7 2 30 बराबर 320। x बराबर 320 प्लस 300, x बराबर 620। ये आपका आंसर होगा। तो वह संख्या क्या हुई, किस संख्या, तो वह संख्या क्या हुई 620। इस प्रकार से आपका आंसर हो गया। अगला देखें, 5 क्रमांगत संख्याओं का योग 270 है। इनमें से दूसरी तथा पांचवी संख्याओं का योग क्या होगा। पांच क्रमांगत संख्याओं का योग 270 में दूसरी और पांचवी संख्या के बारे योग का अपने को वर्णन करना है। तो 5 क्रमांगत संख्या है, क्रम से बात कर रहे हैं, x, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 और x प्लस 4, ये क्रमांगत संख्या है। अब इनका योग क्या है 270। तो x कितने हुए 4, 5x कितने हुए 5x प्लस 1 2 3 3 3 6 और 4 10 बराबर कितना है 270। 5x बराबर 270 माइनस 10, 5x बराबर 260, x बराबर 5 काट दो यहाँ से, 5 5 55 25 5 दूनी 10, 52 आ गया। x का मान 52 आ गया। तो दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या क्या थी x प्लस 1, तो मतलब 52 प्लस 1 मतलब 53। और पांचवी संख्या क्या थी ये, तो 52 प्लस 4 क्या हो जाएगी 56, ये हो जाएंगे, ये आंसर हो जाएगा आप। तो इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में आते हैं, आपको अच्छे से करना है। देखते हैं नेक्स्ट। किसी विद्यालय के सभी छात्रों को 54 छात्रों की एक पंक्ति में खड़ा किया जाने पर 30 पंक्तियां बनती है, 30 पंक्तियां बनती है। ठीक है, आगे यदि इन्हें 45 छात्रों की
45 छात्रों की एक एक पंक्ति में खड़ा किया जाए तो कितनी पंक्ति बनेगी? तो कितनी पंक्तियां बनेगी? अब देना, किसी विद्यालय के सभी छात्रों को 54 छात्रों को एक एक पंक्ति में खड़ा किया जाए तो कितनी पंक्तियां बन रही? 54 छात्रों को एक एक पंक्ति में खड़ा कर दिया जाए, कितनी पंक्तियां बन रही? 30। यदि इन्हें 45 छात्रों को इन्हें 45 छात्रों की एक एक पंक्ति में खड़ा कर किया जाए, 45 छात्रों की एक एक पंक्ति में खड़ा किया जाए तो कितनी पंक्ति बनेंगी? 1 पंक्ति बनेंगी। ठीक है। अब देखना आप, 45 छात्रों की एक एक पंक्ति में खड़ा किया जाए तो 30 पंक्तियां बन रही है, और इन्हीं छात्रों 45 छात्रों 54 छात्रों जब क्या कर रहे हैं 45 छात्रों को एक पंक्ति में खड़ा जाए तो कितनी पंक्तियां बनेंगी? अपन सीधी सी बात है, 54 छात्रों को एक एक पंक्ति में खड़ा कर रहे हैं, 30 पंक्ति बने, 45 छात्रों को एक एक पंक्ति में खड़ा करेंगे थोड़ी कम पंक्ति बनेंगी जरूर, लेकिन तो 54 गुणा 30 बटे 45 बराबर 1। 15 × 45, 15 दूनी 30, 3 एकम 3, 3 8 24, 18 दूनी 36। कितने बनेंगे? 1 बराबर 36। तो 54 छात्रों की एक एक पंक्ति में खड़ा किया, 30 पंक्तियां बनती थी, मतलब एक पंक्ति में छात्र ज्यादा कर रहे थे, पंक्तियां कम बन रही। अब सीधी सी बात है, जब छात्र अगर कम खड़े करेंगे पंक्ति में, पंक्तियां ज्यादा बनेंगी, तो ज्यादा पंक्तियां बन गई। ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर क्या हो गया? आंसर हो गया। तो इसी प्रकार के प्रश्न परीक्षा में आते रहते हैं और आपको करना है। अगर नेक्स्ट देखते हैं, चौबीस बल्लों तथा 32 हॉकी स्टिक्स का मूल्य ₹8,8400 है। 3 बल्लों तथा 4 हॉकी स्टिक्स का मूल्य क्या हुआ? 3 बल्लों तथा 4 हॉकी स्टिक्स का मूल्य क्या होगा? अब सीधी सी बात देखना, 24 बल्लों और 32 हॉकी ऐश कर दिए स्टिक्स का मूल्य कितना है? 8400 रुपये। तो वो क्या है? 3 बल्लों तथा, अब 3 बल्ले यहाँ आना चाहिए और यहाँ पर क्या आना चाहिए? 4 हॉकी स्टिक्स आना चाहिए। तो 8 का पहाड़ा पड़े अपन, 8 गुणा 3 भी लिख दो यहाँ पर, और 8 गुणा 4 हॉकी स्टिक्स बराबर 8400। 8 बाहर निकाल दो, 3 बल्लों प्लस 4 हॉकी स्टिक्स हो गए अंदर, यहाँ पर 8 आ गए बाहर, 8400। तो 3 बल्लों प्लस 4 हॉकी स्टिक्स बराबर 8400 बटे 8। 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 2 धाम 20, 2 पंजे 10। तो 3 बल्लों और 4 हॉकी स्टिक्स का मूल्य कितना है? 1050 रुपये। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया? आंसर हो गया। इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में आते हैं और आप लोग परीक्षा में करके आएँ, यही हम चाहते हैं। और आप सीख रहे होंगे इन प्रश्नों को कर देखिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आज के इस श्रृंखला को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।
सभी अच्छे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आज गणेश चतुर्थी का उत्सव संपूर्ण विश्व में बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया गया। आप लोगों ने भी मनाया होगा, सभी विद्यार्थियों ने, और मनाना भी चाहिए, क्योंकि भगवान गणेश जी बुद्धि के दाता हैं, और वो अगर बुद्धि ना दे तो व्यक्ति आगे ही नहीं बढ़ पाए, कुछ नहीं कर पाए जीवन में। तो उनकी ही कृपा है हमारे सबके ऊपर, आप सभी के ऊपर, जो उनकी बुद्धि और ज्ञान के प्रकाश से ही हम लोग जो अपना थोड़ा बहुत योगदान दे पा रहे हैं देश सेवा में, वो उन्हीं की कृपा है। तो आप सब लोग को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। जय हिंद, जय भारत। ठीक।